फिर से एक बार सभी का स्वागत करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्लास शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि हम लोग स्पोर्ट ट्रेनिंग पढ़ रहे हैं और स्पोर्ट ट्रेनिंग में हम लोग जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो हमारा सारा जो ट्रेनिंग मेथड्स था, डेवलपमेंट जो कि कंपोनेंट्स थे, वो सारे कंपोनेंट्स हमने क्या किए थे, डेवलप कर दिए। ठीक है, यानी उन ट्रेनिंग मेथड्स को हम लोगों ने पढ़ लिए थे। अब उसके आगे का हम लोगों का पार्ट आ रहा है। इस पार्ट में यूज होता है कि इस पार्ट में क्या यूज होता है, तो इस पार्ट में जो यूज होगा वो आपका इस पार्ट में जो यूज होगा वो कौन सा चीज है, तो ये यहाँ पर मोटर स्किल एक्विजिशन। अब ये मोटर स्किल एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं, आपको स्क्रीन छोटा दिख रहा होगा। मोटर स्किल एक्विजिशन, इसका मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? मतलब कि जो भी स्किल खिलाड़ी को सिखाया जाता है तो वो स्किल कैसे वो सीखता है, वो मोटर एक्शन कैसे उसके अंदर जाके डेवलप होती है या कैसे वो सीख जाता है, इसकी ट्रेनिंग जो चलती है वो ट्रेनिंग में क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक हालांकि जो एमपीएड का टॉपिक है, लेकिन कहीं कहीं इससे एक बार के बाद क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। ये एमपीएड का टॉपिक है। ठीक है, मास्टर्स और पीजीटी लेवल पे ये ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, मोटर स्किल एक्विजिशन यानी जो स्किल्स हम सीखते हैं, तो उस स्किल को, कोई भी स्किल आप जो सीखेंगे उस स्किल के 3 फेज होंगे, इसमें वही बताया जाता है। तो स्किल का मतलब मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था कि किसी भी मोटर मूवमेंट का, मोटर का मतलब क्या होता है, मूवमेंट। मूवमेंट यानी कोई भी जो मोशन आप करते हो, कोई भी गति या मूवमेंट करते हो, मूवमेंट यानी गतिविधि करते हो, हाथ पैरों को हिला के जो भी एक्शन आप करते हो, है ना, उसका क्या हो जाना, उसका ऑटोमोटाइजेशन हो जाना। ऑटोमोटाइजेशन का मतलब क्या होता है? ऑटोमोटाइजेशन का मतलब होता है कि आपके ब्रेन और आपका नर्वस सिस्टम एक दूसरे के बीच एक अच्छा तालमेल बैठा लेता है। ठीक है, जिससे कि आप आसानी से उस एक्शन को करने में दिक्कत आपको नहीं होती है। आपने देखा होगा कि पहली बार जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे तो आपको कितनी सारी कठिनाइयां का सामना करना पड़ रहा था, कितना दिक्कत आपको हो रहा था, है ना। लेकिन धीरे धीरे जब हमने प्रैक्टिस कर लिया, हमने अभ्यास कर लिया, मोटर स्किल एक्विजिशन हमारा हो गया, ट्रेनिंग फेज हमारा जब निकल गया, तो उसके बाद हम आसानी से साइकिल चला सकते हैं। तो इसी प्रकार इंसान कोई भी स्किल जो सीखता है फिजिकली, जैसे वॉलीबॉल में स्मैश मारना सीखना हो, कोई भी स्किल, किसी भी खेल का स्किल, तो वहां पर आपको याद रखिएगा उसके 3 फेज होते हैं। ठीक है, सबसे पहला फेज होता है कि जब वो स्टार्टिंग में वो सीखना चाहता है तो उसका और ब्रेन के बीच एक रफ कोऑर्डिनेशन होता है। मतलब कि पहले वाले में क्या होगा, वो बहुत सारी गलतियां और त्रुटियां करता है। ठीक है, बहुत सारी क्या करता है, गलतियां करता है और त्रुटियां करता है। ठीक है, तो बहुत सारी गलतियां और त्रुटि करेगा वो। दूसरा जो होगा कि कुछ दिन बाद जब उसी गलतियों को बार बार वो क्या करता है, प्रैक्टिस करता जाता है और उसके नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम के बीच जब अच्छा कोऑर्डिनेशन बैठ जाता है, तो वहां पर उसका अब तालमेल बढ़िया और अब उसकी गलतियां कम हो रही है। आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में जब हम कुछ नया सीखने जाते हैं तो वहां पे बहुत सारी गलतियां करते हैं, तो उस फेज को हम कहते हैं रफ कोऑर्डिनेशन। याद रखिएगा, ये मास्टर क्लास का मैं बता रहा हूं आपको, इसको कहते हैं रफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, स्टार्टिंग में आप जब भी कोई भी स्किल सीखने जाएंगे तो वहां आपसे गलतियां बहुत होंगी, बार बार आपका ध्यान इधर उधर जाएगा, आप उसको बहुत सारी गलतियां साथ करेंगे। ठीक है, गलतियों को साथ सीखेंगे। दूसरा, जब आप उसी के साथ उसको 2 से 3 दिन लगातार अभ्यास कर लेते हैं तो आपकी गलतियां अब होंगे कम और थोड़ा सा आप अब आगे शिफ्ट हो जाएंगे। अब आएंगे आप फेज 2 पे, और फेज 2 का जो स्टार्टिंग होता है कोई भी स्किल सीखने का, उसमें आप अपने फाइन कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो बात हो रही है न्यूरोमस्कुलर यानी नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम के बीच जो कोऑर्डिनेशन होगा वो अच्छा होने लगेगा। अब तालमेल अच्छा बैठ रहा है। स्टार्टिंग में जो आप करना चाह रहे थे अपने उससे वो अच्छा नहीं हो पा रहा, जैसे बाइक सीखना था, स्कूटी सीखना है, कोई भी चीज आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग के पहला दिन आपका कितना ज्यादा दिक्कत होता है आपको। जब आप 3 से 4 दिन करने के बाद जब आपका थोड़ा बहुत आपका नर्वस सिस्टम
कोऑर्डिनेट कर लेता है उस मूवमेंट को, तो उसे कहते हैं फाइन कोऑर्डिनेशन। और तीसरा फेज होता है जिसको हम कहते हैं मास्टरी स्किल, मतलब लास्ट स्टेज जब आप और भी ज्यादा जब फाइन को आप कंटिन्यू करते जाते हैं और बढ़िया से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो लगभग 1 सप्ताह या 10 दिनों के बाद उस मोटर एक्शन पर वो जो आप मूवमेंट कर रहे होते हैं उस मूवमेंट पर आपकी मास्टरी हासिल हो जाती है। जैसे मैं बताऊं आपको कि आप पहले दिन साइकिल चलाना सीख रहे थे, तो आप कितना ज्यादा दिक्कत कर रहे थे, बार बार आप का जो साइकिल है वो लड़खड़ा जा रहा था, आप गिर जा रहे थे, है ना, पैडल मारते वक्त आप नीचे की तरफ देख रहे थे, हैंडल इधर उधर भाग रहा था, तो बहुत गलतियां हो रही थी। कुछ दिन आपने प्रैक्टिस किया, आप दूसरे चरण में आ गए, तो वहां पे आपने धीरे धीरे क्या हुआ कि चलाना सीख गए। कोई अगर थोड़ा बहुत बढ़िया से मतलब धक्का दे रहा था, बैठा दे रहा था, पैडल मारना हम सीख गए और अच्छा करने लगे। और जब ये भी हमने कुछ दिन प्रैक्टिस कर लिया, तो हम तीसरे चरण पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम मास्टरी मतलब पूरी तरीके से परफेक्ट हो जाते हैं उस स्किल में। ठीक है, तो किसी भी स्किल को सीखने के 3 होते हैं, पहला होता है रफ कोऑर्डिनेशन, फाइन कोऑर्डिनेशन और तीसरा होता है मास्टरी। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं। ये समझ में आया क्या था? चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट यहाँ पर ट्रेनिंग प्लान। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने प्रकार की ट्रेनिंग प्लान होती है। ठीक है, तो मेनली जो ट्रेनिंग प्लान होती है वो 2 या 3 प्रकार की होती है। एक लॉन्ग टर्म होता है, एक एनुअल और ईयरली प्लान होता है और एक शॉर्ट टर्म प्लान होता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्लान को हम लोग ओलंपिक प्लान के नाम से भी जानते हैं, जो से 4 से 5 साल का मतलब पूरा चलता है। ठीक है, अब इसी के अंदर पूरा आपका मंथली और सारा चीज आएगा। और एक होता है कि किसी खिलाड़ी को अगले साल तैयार करना है, 1 साल का टाइम मिलता है। ठीक है, ये ज्यादातर जो लॉन्ग टर्म होता है ये ओलंपिक प्लेयर इसको यूज करते हैं, उनका बस एक ही टारगेट होता है कि ओनली ओलंपिक, बाकी बीच में बहुत ज्यादा इवेंट्स पर वो ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, और एक होता है शॉर्ट टर्म प्लान। शॉर्ट टर्म प्लान जो होता है उसके अंदर आपका आएगा साइकिल, जिसको हम कहते हैं मैक्रो साइकिल, मीजो साइकिल, माइक्रो साइकिल। आप जानते होंगे माइक्रो साइकिल 3 से 10 दिन का होता है, मीजो साइकिल 4 से 6 दिन का होता है और मैक्रो साइकिल जो कि 1 साल के लगभग होता है। और इसके भी अंदर शॉर्ट टर्म में एक होता है डे प्लान, 1 दिन का प्लान, और एक होता है उससे भी छोटा जिसको हम सेशन प्लान कहते हैं। सेशन मतलब कि एक सेशन, जैसे इवनिंग सेशन में क्या प्लान होगा ट्रेनिंग का और मॉर्निंग सेशन में क्या होगा, इवनिंग सेशन में क्या होगा, इसको भी कहते हैं। इसके थोड़ा बढ़ा जाएंगे तो 1 दिन का प्लान बनेगा, इससे बढ़ा जाएंगे तो मैक्रो का प्लान बनता है, इससे बढ़ा जाएंगे तो मीजो का प्लान बनेगा, इससे बढ़ा जाएंगे तो मैक्रो का प्लान बनता है। समझ में आ रही बात? अब देखिए, एक मैक्रो साइकिल में कितने माइक्रो साइकिल्स, कितने इंडिविजुअल सेशन, ये सब इंक्लूड हो रहे हैं। आप ध्यान से समझिएगा अगर आप इस फिगर को समझ पा रहे होंगे तो। अगर जो लोग बिगनिंग में तैयारी कर रहे हैं उनको अब ये चीज नहीं समझ में आएगी, जिनको पहली बार है ये मीजो साइकिल मैक्रो साइकिल ये क्या होता है। ठीक है, ये ट्रेनिंग का एक मंथ होता है कि आपकी ट्रेनिंग 10 से 12 महीने चलेगी, तो उसको कहते हैं मैक्रो साइकिल। अब उसी में क्या होता है कि ट्रेनिंग का प्लान होता है कि आज पहले 4 महीने आपको क्या करने हैं, 5वें महीने आपको क्या ट्रेनिंग दी जाएगी, 6वें महीने आपकी क्या ट्रेनिंग होगी, 7वें महीने आपकी क्या ट्रेनिंग होगी, 9वें महीने आपकी, ये ट्रेनिंग प्लान होता है पूरा। ठीक है, इसी को कहते हैं। तो मैक्रो साइकिल जो 1 साल का प्लान होता है इसे पूरा ईयरली प्लान बनाते हैं। मीजो साइकिल 4 से 6 सप्ताह का प्लान होता है। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से, आपके परफॉर्मेंस को बढ़ाना है, ये आ गया मैक्रो साइकिल में। ठीक, अब मीजो साइकिल में क्या करेंगे, मीजो साइकिल में हम जैसे हमको देखना है कि आपका स्किल को डेवलप करना है, आपकी टेक्निक को डेवलप करनी है। ठीक है, अब इसके नीचे जो माइक्रो साइकिल आता है इसमें क्या होता है, तो माइक्रो साइकिल में आपकी फिटनेस को डेवलप करना है, फिटनेस कंपोनेंट्स को डेवलप करना है। जैसे 1 दिन अगर इसमें हमने स्पीड को डाल दिया, 1 सप्ताह आपका स्पीड चलेगा, फिर हमने क्या कर दी इस तरीके से। समझ में आ रहा है बात? एक बार रिस्पॉन्स दीजिए, फिर मुझे समझ में आएगा ना कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जी सर।
ठीक है, कुछ लोग नहीं पढ़े थे तो उनको दिक्कत हो रही होगी। अब देखिए, एक होता है इंडिविजुअल सेशन, वो मतलब पर डे का एक सेशन होता है, वो इंडिविजुअल सेशन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पीरियडाइजेशन। पीरियडाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक कंप्लीट जो पीरियड चलता है, देखिए किसी भी खिलाड़ी की जो पीरियड होती है, ठीक है, परफॉर्मेंस से लेकर उसके रेस्ट पीरियड, मतलब कि कंप्लीट जो उसका ट्रेनिंग सेशन होता है, उसमें 3 पीरियड आते हैं। कितने? 3 पीरियड आते हैं। ठीक है, कौन कौन सा, आइए देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहला, जब खिलाड़ी आता है स्टार्टिंग में और तैयारी करना चाहता है, तो वहां पर सबसे पहला पीरियड आता है प्रिपरेटरी पीरियड, जिसको कहते हैं तैयारी का काल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत टेक्निकल चीजें हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो टेक्निकलिटी में पूछे जाएंगे। जो लोग ट्रेनिंग को नहीं पढ़े रहेंगे वहां दिक्कत होती है। तो सबसे पहले जब खिलाड़ी आपके पास आएगा और आप 1 साल का मान लीजिए उसको 1 साल के अंदर तैयार करना चाह रहे हैं या 2 साल के अंदर तैयार करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप खिलाड़ी को प्रिपरेटरी पीरियड देंगे। अभी प्रिपरेटरी पीरियड के अंदर भी, अभी प्रिपरेटरी पीरियड में क्या होता है, अब जैसे 1 साल की मान लीजिए आपने बनाया, मैं एक प्लान बना रहा हूँ, आपने 1 साल का प्लान बनाया हुआ है, 1 साल में हमको खिलाड़ी को तैयार करना है। तो स्टार्टिंग के जो 4 महीने होंगे, स्टार्टिंग के जो 4 महीने होंगे, उसमें खिलाड़ी को हम क्या करेंगे, प्रिपरेटरी पीरियड के फेज में रखेंगे। प्रिपरेटरी पीरियड में हम एक्चुअल में क्या करते हैं, तो प्रिपरेटरी पीरियड में, प्रिपरेटरी पीरियड में हम क्या करते हैं, प्रिपरेटरी पीरियड में खिलाड़ी की जो बेसिक चीजें होती हैं हम उनको डेवलप करते हैं। अब बेसिक में क्या होता है, सबसे पहला कोच का काम होना चाहिए, जैसे कोई फुटबॉलर आया, कोई भी खिलाड़ी आया, बोला कि सर मुझे इंटरनेशनल प्लेयर बना दो या मुझे प्लेयर बना दो, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले खिलाड़ी की बेसिक फिटनेस सॉरी, बेसिक फिटनेस को डेवलप करना होता है। ठीक है, तो फेज 1 में हम क्या करेंगे, फेज 1 में यानी कि अब 4 महीने का है, तो यहाँ पर हम उसको जो 6 से 7 वीक से लेकर 7 महीने तक चल देगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम बेसिक प्रिपरेशन कराते हैं। सबसे पहले हम क्या देंगे उसको, फिटनेस डेवलप करने में सबसे पहले कौन सा इवेंट उठाएंगे, इसमें भी होता है, बताइए। सबसे पहले हम कि कौन सा उसका ट्रेनिंग कराएंगे, सबसे पहले उसको क्या ट्रेनिंग देना चाहिए, आएगा। मैंने इतना तो बताया कि बेसिक ट्रेनिंग देंगे, और बेसिक मैंने ये भी बताया कि उसकी फिटनेस को डेवलप करेंगे। और फिटनेस में भी सबसे पहले कौन सा कंपोनेंट डेवलप करेंगे, स्पीड, स्पीड पहले कैसे डेवलप होगी, एंड्योरेंस। इंड्योरेंस। तो देखा होगा कि आप कोई भी स्किल जब आप करते होंगे तो सबसे पहले आपके कोच ने आपको रनिंग करना बताया। ठीक है, तो पहले फेज में हम आपका क्या करेंगे, पहले फेज में हम आपकी फिटनेस डेवलप करेंगे, और उसमें हम इंड्योरेंस, सबसे पहले गेम में जितने देर का गेम है उतना देर उस गेम के लिए खड़े होने की क्षमता को डेवलप करना चाहिए, स्टेमिना सबसे पहले हम उसका बढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, इस चरण में खिलाड़ी की जनरल मोटर फिटनेस और गेम्स के बेसिक स्किल की ट्रेनिंग दी जाती है। हम उसको पहले उसकी फिटनेस को डेवलप करेंगे, फिटनेस में इंड्योरेंस, फिर एक दिन स्पीड, है ना, अगले अगले दिन हम उसका स्ट्रेंथ, इस तरीके से ट्रेनिंग सेशन बनाते हैं। ठीक है, ताकि उसका ओवरऑल फिटनेस हो जाए। अब इसमें जब हम ये कराते हैं तो उसका एम क्या होता है, प्रिपेरेटरी पीरियड फर्स्ट, प्रिपेरेटरी पीरियड पहले वाले में हम याद रखिएगा कि जो ट्रेनिंग हो गई वो हाई ट्रेनिंग होगी, यानी कि वॉल्यूम ज्यादा होगा। क्या होगा, हाई ट्रेनिंग वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब कि खिलाड़ी का जो वर्कआउट ड्यूरेशन होगा वो थोड़ा ज्यादा होगा, समझ गए। इंटेंसिटी क्या होगी, मीडियम होगी और कम होगी। पहले ही इसको रफ्तार बढ़ाने के लिए नहीं कहेंगे किसी चीज का, पहले बेसिक में हमेशा याद रखिएगा कि ड्यूरेशन और लोड वॉल्यूम ज्यादा होगा। लोड वॉल्यूम समझ रहे हैं ना, हमने बताया था आपको लोड वॉल्यूम क्या है।
का मतलब होता है ड्यूरेशन ऑफ वर्कआउट, एक सेशन में कितना घंटे वो अभ्यास करता है तो उसके ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। इसकी स्टेमिना कितना झेलने की है, तो 2 घंटे, 1 घंटे, 2.5 घंटे, कितना ट्रेनिंग वो कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ज्यादा होगा स्टार्टिंग में, और इंटेंसिटी मतलब जो स्पीड होगा करने का वो कम होगा, ठीक है। दूसरा फेज में जब हम आते हैं तो दूसरे फेज में क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से। अब उसको यानी कि लगभग 1.5 महीना खिलाड़ी इस चीज का अभ्यास कर लिया, सारा फिटनेस का डेवलपमेंट कर लिया। अब वो आता है लगभग 1.5 महीने के ऊपर बरसी बढ़ता है, 2 से 2.5 या 1.5-2 महीने से ऊपर आता है, तब हम खिलाड़ी को उस गेम से संबंधित उसकी बेसिक स्किल्स और कुछ स्पेसिफिक स्किल्स की ट्रेनिंग देते हैं। यहां पर साथ ही साथ देखिए फर्स्ट पीरियड में आपका क्या चलेगा, फिटनेस डेवलपमेंट प्लस बेसिक स्किल्स होगा। जो भी गेम खेलने आया है उसका खाली उसको अब, अच्छा, खाली उसको हम फिटनेस डेवलप कराएंगे तो भी दिक्कत है। तो फिटनेस के साथ साथ बेसिक स्किल्स को भी डेवलप करना पड़ेगा। जैसे फुटबॉल खेलने आया है तो पुश पास क्या होता है ना, और फुटबॉल में ट्रेनिंग वगैरह जो चलती है, ठीक है, और स्किल्स जो होते हैं, ठीक है, शूट मारना, ये सब चीजें बेसिक में अभी शूट नहीं आएगा। बेसिक में आपका पुश पास आएगा, टैप करना आएगा, है ना, ये सिखाएंगे। स्पेसिफिक स्किल इसमें क्या होता है, फिटनेस के साथ साथ उसका हम मोटर फिटनेस के साथ साथ अब हम स्पेसिफिक स्किल भी सिखाएंगे। यहाँ पर जो फिटनेस हम दे रहे थे, फिटनेस ट्रेनिंग को बेसिक का देंगे, और यहाँ पर जो फिटनेस ट्रेनिंग देंगे, अब देखिए अब अब खिलाड़ी को हम कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी का ट्रेनिंग भी देंगे। कोऑर्डिनेशन है, एजिलिटी है, ये सब चीजें अब बढ़ाएंगे। ऊपर में खाली स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस और वो दे रहे थे, यहाँ पे हम इंड्योरेंस दे रहे थे और ये सब चीजें दे रहे थे, बेसिक स्किल उसका दे रहे थे उसके गेम का। दूसरा चरण जैसे स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पर हम खिलाड़ी को क्या देते हैं, स्पेसिफिक स्किल और फिटनेस की ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, वेरी हाई ट्रेनिंग वॉल्यूम, ट्रेनिंग वॉल्यूम इसमें भी ज्यादा होगा, और इंटेंसिटी हम उसकी कैपेसिटी के हिसाब से थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा कि लोड लोड वॉल्यूम और इंटेंसिटी एक दूसरे के अपोजिट काम करेंगे, ठीक है। अगर हम मान लीजिए ड्यूरेशन बढ़ा देंगे किसी भी ट्रेनिंग का और बोलेंगे कि पूरी एफर्ट के साथ करो, जैसे 2 घंटा ट्रेनिंग बोला और बोला कि 100% एफर्ट के साथ करना है, तो ये पॉसिबल हो जाएगा 2 घंटा ट्रेनिंग? नहीं सर। हाँ, तो इसीलिए हमेशा अपोजिट काम करेगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी हमारा लोड वॉल्यूम कम होगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, और इंटेंसिटी बढ़ेगी तो लोड वॉल्यूम कम होगा, और लोड वॉल्यूम बढ़ेगा तो इंटेंसिटी कम होगी। मतलब हमेशा अपोजिट काम करेंगे दूसरे के, इस तरीके से अपोजिट काम करेंगे, ठीक है। ये बात का ध्यान रखिएगा। तो जो लोग पहले से पढ़े होंगे उनको ये चीज समझ में आ रही होगी। अब हम लोग आते हैं नंबर 3 पे। इसमें हम लोग बात करते हैं प्रिपरेटरी पीरियड फेज 3। प्रिपरेटरी पीरियड फेज 3 में हम पूरा परफेक्ट स्किल सीख लेते हैं, टेक्निकल और टैक्टिकल ट्रेनिंग भी सीख जाते हैं। टेक्निकल क्या होता है, मैंने आपको बताया था टेक्निक स्किल क्या होता है। देखिए कोई भी मोटर एक्शन को जब आप एक मैकेनिक्स के लॉ पर मैकेनिक्स के लॉ पर मैकेनिक्स के लॉ को फॉलो करके मोटर एक्शन को जब कंप्लीट किया जाता है तो वहीं पर हम कहते हैं उसको टेक्निक। समझ में आ रही बात? अब देखा होगा कोई भी स्किल सिखाया जाता है तो आपको पहले स्किल के 4 बेसिक पार्ट बताए जाते हैं। सबसे पहला बताया जाता है, जैसे मान लीजिए हमको पुष्पा सिखाना है, किसी खिलाड़ी को हम फुटबॉल का किसी खिलाड़ी को हम फुटबॉल का ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है। हमने उससे बोला कि तुमको फुटबॉल ये मारना है, तो हम उससे पहले पहले क्या कहते हैं, अप्रोच रन। उसके बाद क्या कहेंगे उससे, प्लेसिंग द नॉन किकिंग फुट। थर्ड पे एग्जीक्यूशन, एंड फोर्थ पे
फॉलो थ्रू, है ना। तो ये बेसिक हो गया। तो ये हम क्यों सिखा रहे हैं, जब इसी स्किल को वो मास्टर तरीके से सीख जाता है थर्ड फेज में, तो हम इसको कहते हैं टेक्निकल। और टेक्निकल का मतलब क्या होता है, अब वो डॉज देना भी सीख रहा है। स्किल तो स्किल उसके पास आ ही गई है, अब वो दिखा रहा है लेफ्ट और मार रहा है राइट। इस तरीके से आपने देखा होगा फुटबॉल में ऐसे होता है, पैर उधर उधर दिखाते हैं, मार देते हैं इधर राइट से। तो या किसी भी ना डॉजिंग देने तरीके से, तो टेक्निकल ट्रेनिंग होती है ये। इसमें जब टेक्निकल जैसे जैसे देखिए अब क्या होगा, उसका उसका लोड वॉल्यूम अब हम घटाएंगे और उसकी इंटेंसिटी को हम बढ़ाएंगे, यानी कि उसके अंदर स्पीड और शार्पनेस, एक तरीके से आप समझिए कि जो शार्पनेस है, ठीक है, वो बढ़ेगी। ठीक, जब ये 3 फेज खत्म हो जाता है 6 महीने के लगभग, 1 साल की ट्रेनिंग प्लान चल रही थी, तब हम खिलाड़ी को कंपटीशन पीरियड में खिलाते हैं। अब कंपटीशन पीरियड क्या होता है, जैसे उसका मेन टारगेट तो इंटरनेशनल खेलने का है, तो अब लेकिन हम उसको नेशनल टूर्नामेंट में प्रतिभाग कराना शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस चरण में प्रैक्टिस मैचेस भी कराते हैं, उसके साथ प्रैक्टिस मैच भी कराएंगे। उस मैच के दौरान होने वाली गलतियों को सुधारते हैं, प्रैक्टिस मैच कराते हैं दूसरे टीमों के साथ, और उसमें जो गलतियां होंगी वहां रुक के बताएंगे कि देखो यहाँ पे आपने ये गलतियां किया है, इस चीज को कराते हैं। ठीक है, तो कंपटीशन में भी देखिए 3 प्रकार की कंपटीशन में कराते हैं। एक होता है बिल्डअप कंपटीशन, उसके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए भी कंपटीशन कराया जाता है, ताकि उससे जून मतलब उससे थोड़ा सा कम परफॉर्मेंस वाले प्लेयर के साथ उसको उसका परफॉर्मेंस बढ़े, उसका मोटिवेशन बढ़े। एक होता है माइनर कंपटीशन और एक होता है मेजर कंपटीशन। ठीक, और एक होता है मेन कंपटीशन। अब आ गया इसका मेन, 7 8 8 महीने बाद अब उसका जो एक्चुअल जिसके लिए उसने तैयारी की थी, अब वहां पर उसके परफॉर्मेंस की बात आएगी। इसमें वो क्या करेगा, मेन कंपटीशन में जाने से पहले वो क्या करता है, प्रैक्टिस मैच और प्री कंपटीशन में वो खेलेगा। ठीक है, ताकि गलतियां उसको पता होना चाहिए। इस चरण में खिलाड़ी अपनी मुख्य प्रतियोगिता को खेलता है तथा कोच के द्वारा फीडबैक या मोटिवेशन, देखिए गलतियां होती हैं या हार जाता है तो फीडबैक मिलेगा, और अगर वो जीत जाता है तो उसको मोटिवेट करता है कोच। ठीक है, तो यहाँ पर जब आपका मेन कंपटीशन खत्म हो जाता है, तो मेन कंपटीशन के बाद अगला कंपटीशन आने में फिर अगला साल आएगा वो कंपटीशन, तब तक खिलाड़ी क्या करेगा, तब तक खिलाड़ी की फिटनेस खराब ना हो, तो इस पीरियड को कहते हैं, तब तक खिलाड़ी अपना मेन एक्चुअल गेम अब नहीं करेगा, लेकिन उसकी फिटनेस भी खराब नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर खिलाड़ी करता है, जिस पीरियड में काम करेगा उसे कहते हैं ट्रांजिशन पीरियड। अब ट्रांजिशन पीरियड को हम रिकवरी पीरियड के नाम से भी जानते हैं या ऑफ पीरियड के नाम से भी जानते हैं। ये पूछा गया था कई बार क्वेश्चन, आपने देखा होगा कि ऑफ पीरियड किसे कहते हैं। तो ट्रांजिशन पीरियड मतलब ये मेन कंपटीशन के बाद का पीरियड होता है। अब अगले साल फिर आएगा खिलाड़ी का वो टूर्नामेंट, अगर हार गया तो अगले साल, जीत गया तो भी अगले साल। तो इस तरीके से अब करेगा क्या वो, बाकी 1 साल अब क्या करेगा वो, तो 1 साल फिर से उस स्टेज पर लाने के लिए, क्योंकि उसके फिटनेस तो ऑलरेडी अब बेसिक तो उसका डेवलपमेंट हो चुका है, तो उसका बेसिक खराब ना हो, तो हम खिलाड़ी को थोड़ा सा रेस्ट देते हैं, ज्यादा नहीं, 4 से 6 सप्ताह का रेस्ट नहीं देंगे, एकदम बैठाएंगे नहीं, उसको ग्राउंड पे आना होगा। बट वो अपना गेम का प्रैक्टिस नहीं करेगा, फिटनेस बनाए रखने के लिए कोई ना कोई गेम, अपने गेम से मिलता हुआ रिक्रिएशन गेम खेलेगा। ठीक है, अपने गेम से मिलता जुलता क्या करेगा, रिक्रिएशन गेम खेलेगा, और इसको रेस्ट रिलैक्सेशन एंड एक्टिव रिकवरी फेज इसका मेन काम होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, मैं खाली ऐसा बोलता जा रहा हूं आप लोगों को। आ रहा है। ठीक है, तो जो लोगों ने पहले पढ़ा होगा उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, आई होप। जो लोगों ने पहली बार ये चीज, सर वीडियो भी दे दीजिएगा सर। हाँ हाँ वीडियो मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर नेक्स्ट। क्यूज भी चल रहा है क्या? हाँ, करे क्यूज भी चल रहा है क्या इस समय सर? नहीं नहीं, 8 बजे क्विज होगा। नहीं सर सर चल तो रहा है, अभी देख रहे हैं उसको। हाँ, तो उसने ध्यान नहीं दिया इसमें होगा, चल रहा क्विज है। वाला डिपार्टमेंट ना वो मैंने असिस्टेंट को दे रखा है, वही मेरा काम देख रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं चल तो बोल रहा दूंगा है सर दोबारा, इसमें ना। आप लोग दोबारा भी तो कर सकते हैं, मैंने तरीका बताया आप लोगों को करने का ना, मैंने ठीक उससे है सर। कोऑर्डिनेट नहीं किया था शायद, क्योंकि लेकिन आज सर वो मुझे थोड़ा, चलता नहीं, 20 25 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन बाद बंद हो जाता है। तरीका आपका बहुत सही है लेकिन वो चलता नहीं सर, जब चालू करिए कभी 40 कभी 60 कभी 80 तक जाके बंद हो जाता है।
ऐसा कैसे हो जाता है? क्योंकि वो तो चलना चाहिए। पता नहीं सर, या तो सर अब क्या करें उसके लिए, नेटवर्क का सर इशू हो कभी सकता कभी है, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए वो। सर नेटवर्क पूरा फुल रहता है, कभी कभी वाईफाई कनेक्ट करके बैठे रहते हैं, अपना खुद का नहीं चल अच्छा पाता, बहुत ठीक है, प्रयास मैं किए कई मैं बार। मैं मैं उसको करवाता हूँ, देखता हूँ। ठीक है, मैंने कोऑर्डिनेट नहीं किया, ठीक कोई बात नहीं, आप आराम से उसको कर लीजिएगा, डोंट। ठीक है, बहुत ज्यादा हाँ पैनिक नहीं होइए, आराम से करते हैं उसको। ठीक है, अब यहाँ समझते हैं टाइप्स ऑफ पीरियडाइजेशन। कभी कभी क्या होता है कि खिलाड़ी का एक ही साल में तीन तीन मेन मेन टूर्नामेंट आ जाते हैं, तो वहां पर जो यूज होता है उसे हम कहते हैं, जैसे एक साल में एक टूर्नामेंट आया, मेन कंपटीशन, मेन टारगेट है, तो वहां सिंगल पीरियडाइजेशन यूज करते हैं। ठीक है, और कभी कभी दूसरा होता है मल्टीपल पीरियडाइजेशन, तो कभी कभी आपका डबल पीरियडाइजेशन और ट्रिपल पीरियडाइजेशन भी आ जाता है। ठीक है, तो यहां से जो क्वेश्चन पूछता है, मैं आपको बता दूं क्या पूछता है। कि देखिए, एक अगर सिंगल कंपटीशन पीरियड होगा, सिंगल पीरियडाइजेशन में क्या होता है, एक प्रिपरेटरी पीरियड होगा, एक कंपटीशन पीरियड होता है, और एक ट्रांजिशन पीरियड होगा। टीपी मतलब ट्रांजिशन पीरियड। ठीक है, और अगर डबल का बात करेगा तो याद रखिएगा कि यहां पर आपका एक प्रिपरेटरी पीरियड, दो प्रिपरेटरी पीरियड और दो कंपटीशन पीरियड होगा। ठीक है, और ट्रांजिशन पीरियड एक ही रहेगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि ट्रिपल पीरियडाइजेशन में, ट्रिपल यानी कि तीन पीरियडाइजेशन में, अगर एक ही साल में तीन पीरियडाइजेशन आ जाए तो उसमें ट्रांजिशन पीरियड कितना होगा, ये क्वेश्चन था। आपके मन में ये सवाल है तो एक याद ही होगा रखिए। सर। हाँ, ऐसा। ट्रांजिशन पीरियड एक ही होगा। हाँ, ट्रांजिशन पीरियड हमेशा सिंगल होगा। ठीक है, प्रिपेरेटरी पीरियड हमेशा आपका कितना हो जाएगा, जैसे अगर डबल है तो डबल पीरियडाइजेशन और डबल कॉम्पिटिशन पीरियड भी होगा, प्रिपेरेटरी पीरियड भी डबल होगा, बट ट्रांजिशन पीरियड आपका सिंगल ही रहेगा। याद रखिएगा ये बात हमेशा। ठीक है, एक साल के अंदर देखिए हमने कैसे आपका प्रिपेरेटरी पीरियड बनाया, कैसे आपका कॉम्पिटिशन पीरियड बनाया, कैसे आपका, ठीक है, प्रिपेरेटरी पीरियड फिर बनाया, फिर आपका यहाँ कॉम्पिटिशन पीरियड बनाया, फिर एक साल में तीन तीन अगर टूर्नामेंट आपको खेलना है तो वहां पर हम ट्रिपल पीरियडाइजेशन का यूज करेंगे। जीपीपी मतलब क्या है, मतलब क्या है, जनरल प्रैक्टिस होगी आपकी। ठीक है, एसएसपी मतलब स्पेसिफिक फिटनेस प्रैक्टिस आपकी चलेगी, फिजिकल फिटनेस। ठीक है, पीसीपी मतलब क्या है, प्री कंपटीशन पीरियड। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा समझने वाला चीज है, टेक्निकल पॉइंट्स है, इस पर क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक, अब हम लोग आते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम लोग कहेंगे वार्मिंग अप। तो आप सभी जानते होंगे वार्मिंग अप। ठीक है, एक बार समझ लेते हैं। देखिए, कोई भी चीज करने से पहले क्या होता है, थोड़ा सा उसके प्रति अपने आप को तैयार किया करना, पहले से ही अपने मन को तैयार करना, अपने शरीर को तैयार करना। कोई भी गतिविधि करने से पहले जब हम अपने मन को, अपने तन को पूरे तरीके से तैयार करते हैं तो उसी को कहते हैं वार्मिंग अप। ठीक है, तो वार्मिंग अप क्या होता है, वार्मिंग अप एक प्री एक्सरसाइज प्रोसेस है जो कि कुछ स्मॉल मूवमेंट्स करके एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी से पहले करने वाली एक क्रिया होती है। मेन एक्टिविटी से पहले करने वाली एक क्रिया होती है। ठीक है, इट, और जो कि क्या करती है, एक्टिवेट करती है आपके छोटे छोटे बॉडी पार्ट्स जो होते हैं। ठीक है, उन स्पोर्ट्स के लायक उनको क्या करती है, एक तरह से मोबिलाइजेशन उनके अंदर संपर्क करती है, आपका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को एक बार रिकॉल कर लेती है, मोटर न्यूरॉन्स को एक बार रिकॉल कर लेते हैं, है ना। तो ये सब चीजें होती हैं ताकि आपको एक्टिविटी के समय किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप गेम खेलने जाते हैं तो आपकी बॉडी को किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट करना पड़ सकता है, कि पहले से आप जानते हैं कि यही डायरेक्शन हमको जाना है, नहीं ना। तो इसीलिए आप अपने बॉडी के नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम सभी को पहले से एक्टिवेट कर लेते हैं ताकि आपको ट्रेनिंग के दौरान किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। अब समझते हैं हम लोग, ये जो हमारा वार्मिंग अप होता है बेसिकली पहले दो प्रकार का होता है, साइकोलॉजिकल वार्म अप एंड फिजियोलॉजिकल वार्म अप।
साइकोलॉजिकल मतलब पूरे मन को, पूरे अपने शरीर के मन को पूरे तरीके से तैयार कर लेना कि हाँ मुझे अब एक्टिविटी करने जाना है। किसी प्रकार का कोई इफ बट नहीं होना चाहिए। मन में अगर इफ बट होता है, आलसपन आता है, तो फिर आप एक्टिविटी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। फिजियोलॉजिकल वार्मिंग अप का मतलब क्या है कि आपके जो ऑर्गन्स हैं, देखिए आप जब गर्माते हैं तो आपके ऑर्गन्स ऑर्गन्स मेन एक्टिवेट होना, मेन ऑर्गन्स जो एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि उसमें आप देखा होगा पसीना वगैरह निकलने लगता है, तो ये ऑर्गन्स एक्टिवेट होते हैं। जो ऑर्गन्स एक्टिवेट होते हैं, ठीक है, उनको हम दो प्रकार से एक्टिवेट कर सकते हैं। यानी अपने फिजियोलॉजिकल ऑर्गन्स को हम दो प्रकार से एक्टिवेट कर सकते हैं। एक होता है पैसिव वार्मिंग अप और दूसरा होता है एक्टिव वार्मिंग अप। पैसिव वार्मिंग अप का मतलब होता है पार्टनर के साथ या कोई ना कोई एक्सटर्नल हेल्प लेकर अपने शरीर को गर्माने की क्रिया। ठीक है, पैसिव का मतलब क्या होता है, कोई न कोई एक्सटर्नल हेल्प लेकर जब आप अपने शरीर को गर्माते हैं तो उसे हम कहते हैं पैसिव वार्मिंग अप। और एक्टिव वार्मिंग अप का मतलब क्या होता है, जब आप बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प का अपने सेल्फ खुद से अपने बॉडी के वार्म अप करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, दैट बिना किसी इक्विपमेंट का या बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प का, दैट इज एक्टिव वार्मिंग अप। Now, the active warming up is a further divided into two parts, that is a general warm up and specific warm up. ज्यादातर ये पूछा जाता है जनरल और स्पेसिफिक में क्या डिफरेंस है। तो देखिए जनरल वार्म अप मतलब क्या होता है कि आपका कोई भी गेम हो, आपका कोई भी गेम हो सकता है, ठीक है, कोई भी गेम हो, उसके लिए पूरे बॉडी के पार्ट्स को पहले प्रिपेयर करना। जैसे हल्का हल्का मान लीजिए नेक रोटेशन करना, आर्म रोटेशन करना, जो जनरल नेचर में वार्म अप होते हैं, जो जनरल नेचर में मूवमेंट्स करने होते हैं, उसके लिए आप जो वार्म अप करते हो उसको कहते हैं जनरल वार्म अप। और गेम से रिलेटेड, यानी कि आपका गेम आपने देखा होगा कि बहुत सारे बैट्समैन हैं या बॉलर होते हैं, क्रिकेट किसी का है, किसी का फुटबॉल है, तो गेम में जाने से पहले आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन की प्रैक्टिस करना। ठीक है, शटल कॉक या बैडमिंटन प्लेयर है तो आपने देखा होगा शटल कॉक के साथ 2-3 शॉट पहले वो खेलते हैं, आई सेट करते हैं, अपना आई को सेटअप करना है ना, उस इक्विपमेंट पर अपने कोऑर्डिनेशन को बैठाना, उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक वार्मिंग अप। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत किसी को? एक बार बताएंगे तो फिर हम लोग आगे चलें। हेलो, हेलो, नो सर, अभी तो नहीं है। समझ में आ गया सब? क्वेश्चंस करेंगे हम लोग अब। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस के तरफ और इनसे क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा एक पॉइंट और होता है कि जिस तरीके से हमने शरीर को गर्म किया था, एक्टिवेट किया था, अब उसी तरह डीएक्टिवेट भी करना होता है शरीर को। ठीक है, तो डीएक्टिवेट क्यों करना होता है, क्योंकि हमारे देखिए क्यों करना होता है, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो उस समय हमारे बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए होता है और ऑक्सीजन को कंप्लीट करता है, तो उसी समय क्या होता है एटीपी एनर्जी बनता है। जब एटीपी एनर्जी एडीपी और ट्राई फास्फेट के साथ मिलता है या फास्फोप्रोटीन के साथ मिलता है, तो वहीं पर आप सुने होंगे कि लैक्टिक एसिड भी बनता है। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड बनता है और लैक्टिक एसिड हमारे शरीर के मांसपेशियों में एक्टिवेट होने लगता है, जिससे हमें थकान होने लगती है। अब इसी लैक्टिक एसिड को डाउन नहीं करेंगे, ठीक है, और तुरंत जाकर हम एक्टिवेट या डीएक्टिवेट नहीं करेंगे, इसको रिमूव नहीं करेंगे लैक्टिक एसिड को, तो अगले दिन हमारे बॉडी में मसल्स पेन का या मसल्स स्पाज्म होगा। ठीक है, क्या होगा, मसल स्पाज्म होगा, तो मसल्स पेन करेगा। आपने देखा होगा कि अचानक से आप एक्टिविटी करिए एक दिन और दूसरे दिन उसको बैठ जाइए, फिर मत करिए, तो वहां पे आपके मसल्स पेन करने लगते हैं, उसी को कहते हैं मसल स्पाज्म। ठीक है, तो उसी लिए क्या होता है कि इसी लैक्टिक एसिड को डाउन करने के लिए हम लोग कूलिंग डाउन, लिमरिंग डाउन, वार्मिंग डाउन
के नाम से जानते हैं, तीनों इसका नाम है। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हम धीरे धीरे एक्टिविटी को खत्म करते हैं, तो एक्टिविटी को, क्योंकि एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो उस समय हमारा बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है। अब उसी बॉडी टेम्परेचर को हम क्या करते हैं, डाउन में लाते हैं। तो डाउन करने के लिए हम कुछ छोटे मोटे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं, जिससे हमारे बॉडी में जो लैक्टिक एसिड जमा है और जो उसका प्रॉब्लम है, तो वो सब धीरे धीरे सही हो जाए। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं। तो अपने क्या करना है, अब हमें क्या करना है, एक्टिविटी के जज्बात, प्रतियोगिता के जज्बात, हमें क्या करना है, शरीर को आराम और समान अवस्था में वापस लाने के लिए लिम्बरिंग डाउन या कूलिंग डाउन को हम इस्तेमाल करते हैं। कूलिंग डाउन के लिए खिलाड़ी को कम से कम 5 से 10 मिनट तक स्लो स्ट्रेचिंग एक्टिविटी या स्लो जॉगिंग आदि चीजें करनी चाहिए, ताकि उसके जो लैक्टिक एसिड उसके बहुत सारे मसल्स में एक्टिवेट हो गए हैं, उसको धीरे धीरे डाउन करके हो जाए, और ताकि उसको कोई भी दिक्कत ना हो, मेन आपका जो मसल्स पेन है वो ठीक से ना हो। ठीक है, कल चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग अब। और आगे बढ़ने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हमारा अगला टॉपिक ये है क्वेश्चंस वाला, जिसको कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट फेज ऑफ मोटर स्किल एक्विजिशन। मोटर स्किल एक्विजिशन में सबसे पहला पार्ट कौन सा आएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा, रफ कोऑर्डिनेशन। अगर आप कोई भी मोटर स्किल सीखते हैं, उसमें सबसे पहला पार्ट आपका रफ कोऑर्डिनेशन होगा। मतलब आप बहुत गलतियां करते हैं, रफ है, अभी आपके नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम के बीच उस स्किल को, उस एक्शन को करने का कोऑर्डिनेशन ठीक से बन नहीं पा रहा है, दैट इज कॉल्ड रफ कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि in the cognitive phase of skill acquisition the learner focuses on। अगर हम कौशल अधिग्रहण संज्ञानात्मक चरण में बात करें, कॉग्निटिव स्किल स्टेज की बात करें, तो शिक्षार्थी निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करता है। कॉग्निटिव में वो क्या गहन करेगा? अब देखिए इसमें 3 और होते हैं, एक होता है कॉग्निटिव, एक होता है एसोसिएटिव, और एक होता है मास्टर। ठीक है, अब इसमें देखिएगा तो कॉग्निटिव का मतलब क्या होगा? कॉग्निटिव मतलब होगा जहां पर आपकी बुद्धि काम करेगी। अंडरस्टैंडिंग द बेसिक स्किल्स, बेसिक ऑफ द स्किल्स, ऑटोमेटिंग द स्किल्स, परफॉर्मिंग द स्किल्स अंडर प्रेशर। बताइए, अंडरस्टैंडिंग द बेसिक स्किल्स। कॉग्निटिव स्किल्स या कॉग्निटिव फेज जब होता है, तो इसमें स्किल की जो बेसिक चीजें हैं उनको अंडरस्टैंड करना, ब्रेन में उसका बैठना। ठीक है, यही हमारा है। अगर ये बैठ जाएगा तो ये पहला चरण आप प्राप्त कर लीजिए, अब आप दूसरे चरण में आ गए। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द फेज ऑफ रफ कोऑर्डिनेशन। अच्छा, किसी को दिक्कत तो नहीं है अंग्रेजी में मैं यहाँ करा रहा हूँ, तो कोई ऐसा है जिसको दिक्कत है अंग्रेजी से या दिक्कत होती है? दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, तो हम लोग अब बात करेंगे द फेज ऑफ रफ कोऑर्डिनेशन कैरेक्टराइज्ड बाय स्मूथ एंड एफिशिएंट मूवमेंट। क्या रफ कोऑर्डिनेशन में आपका जो मूवमेंट होगा वो स्मूथ बहुत अच्छे से होगा, या लार्ज एरर्स और इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस होगा आपका? इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, सॉरी, इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मतलब बहुत सारी गलतियां होंगी और इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहेगा। ऑटोमेटिक परफॉर्मेंस ऑफ द स्किल्स रहेगा, या हाई लेवल ऑफ प्रिसीजन रहेगा? बताइए, जब आप रफ कोऑर्डिनेशन के साथ जाएंगे तो आपका क्या प्रॉब्लम होगा? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा, बहुत सारी गलतियां होंगी। स्टार्टिंग में आप देखेंगे बहुत गलतियां करते हैं आप कोई भी चीज सीखने में। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम चलेंगे। यहाँ पे बात हो रही है हमारी द फेज ऑफ अटेनिंग फाइन कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व। फाइन कोऑर्डिनेशन क्या इन्वॉल्व करेगा? रिड्यूसिंग एरर्स एंड इंप्रूविंग प्रिसाइजेशन, लर्निंग द बेसिक ऑफ द स्किल, बेसिक नहीं होगा, ऑटोमेटिंग द स्किल,
या परफॉर्मिंग द स्किल अंडर प्रेशर? ए इज राइट। ए इज राइट होगा। अच्छा, इसमें दो चीजें समझिएगा, जब मास्टरी होती है तब ऑटोमेटाइजेशन होगा ना, मतलब कि आपका ब्रेन और आपका मसल्स ऑटोमेटिक फिर अब उस स्किल को परफॉर्म करने लगा है, देख के साइकिल मिला और ऑटोमेटिक आपका वो काम करने लगा, तो वहां पे जो होगा वो ऑटोमेटिक वो मास्टरी होती है। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, द फेज ऑफ मास्टरी कैरेक्टराइज्ड बाय। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक। अभी हमने आपको बताया कि मास्टरी तब होगा जब आप ऑटोमेटिक, आपकी वो आपका ब्रेन और मसल्स ऑटोमेटिक उस स्किल को परफॉर्म करने लगेगा, आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि मास्टरी हो गया उसको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बात करेंगे ट्रेनिंग साइकिल्स की या ट्रेनिंग प्लान्स की। लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्लान टिपिकली स्पैन्स, कितना होता है लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्लान, कितना होगा? 1 से 2 साल। हाँ, 1 से 2 साल यहाँ पर ये राइट होगा आंसर। ठीक है, 5 से 10 साल नहीं होगा। एन एनुअल और ईयरली ट्रेनिंग प्लान इज डिवाइडेड इनटू माइक्रोसाइकिल, मीजोसाइकिल, मैक्रोसाइकिल, मैक्रो। ऑल ऑफ द एबव। आपका एक एनुअल प्लान जो होगा वो इन तीनों में डिवाइड रहेगा। मैक्रो में तो होगा ही होगा, मैक्रो के अंदर ये तीनों आएंगे कि नहीं आएंगे? एक मैक्रो के अंदर मीजो भी आएगा, माइक्रो भी आएगा। डी इज करेक्ट हो जाएगा। A short-term training plan typically spans 1 से 2 महीने भी हो सकता है। ठीक है, 1 से 2 नेक्स्ट यहाँ पे मीजो साइकिल टिपिकली लास्ट, कम से कम कितना होता है मीजो साइकिल? 1 से 2 वीक होगा। 1 से 2 वीक कहाँ होता है? 3 से 6। मीजो मीजो है, माइक्रो नहीं है। माइक्रो आपका 1 से 2, यहाँ पे 3 से 6 सप्ताह होता है। 4 से 6 होता है, 3 से 6 होता है। ठीक है, ये होगा। अब माइक्रो साइकिल टिपिकली लास्ट, यहाँ पे 1 से 2 दिन लिखा है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि इसका मैक्सिमम 7 डेज या 10 डेज हो सकता है। ठीक है, आइए पीरियडाइजेशन की बात कर लेते हैं। तो पीरियडाइजेशन में क्या आपने पढ़ा? पीरियडाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ, पीरियडाइजेशन क्या है? डिवाइडिंग द ट्रेनिंग ईयर इनटू स्पेसिफिक फेजेस, इंक्रीज ट्रेनिंग इंटेंसिटी विदाउट रेस्ट, फोकसिंग ओनली ऑन कॉम्पिटिशन प्रिपरेशन, इग्नोरिंग रिकवरी पीरियड। तो क्या है पीरियडाइजेशन? ऑप्शन नंबर ए है, जिसमें हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग द ट्रेनिंग ईयर, जो हमारा ट्रेनिंग ईयर होता है उसको हम स्पेसिफिक फेजेस में डिवाइड करते हैं। जैसे आपने बताया मैंने, प्रिपरेटरी पीरियड, फेज 1, फेज 2, फेज 3, कंपटीशन पीरियड, ट्रांजिशन पीरियड, है ना। तो स्पेसिफिक फेजेस में हम क्या करते हैं, उसमें डिवाइड करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। मेरा दावा है कि ये जो मैं आपको करा रहा हूँ क्वेश्चंस, आपने इससे पहले कहीं भी नहीं किए होंगे, पार्टिकुलर इस टॉपिक से क्वेश्चन तो कभी नहीं किए होंगे। एकदम सच बताइए, किए आपने इससे पहले? किसी बुक में है ही नहीं तो मिलेगा कहां से? कहीं नहीं है, किसी बुक में भी नहीं है, क्योंकि इस पर किसी ने काम ही नहीं किया है, इस पर मैं काम कर रहा हूं। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक्स पर, मतलब बच्चों को 50-60 क्वेश्चन एक टॉपिक से करा दो, उसके बाद उस टॉपिक से संबंधित जो उनकी दिक्कतें हैं वो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी। प्रिपरेटरी पीरियड फोकसेस, प्रिपरेटरी पीरियड किस पर फोकस करता है? बिल्डिंग अ बेस ऑफ फिटनेस एंड स्किल, कॉम्पिटिंग द इवेंट्स, रिकवरी एंड रेस्ट, टेपरिंग ऑफ कॉम्पिटिशन। तो किस पे काम करेगा प्रिपरेटरी पीरियड? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, बिल्डिंग द बेस, बेस बनाने का काम करता है, बेस ऑफ फिटनेस एंड जनरल स्किल्स को काम करता है डेवलप करने का। कौन? प्रिपरेटरी पीरियड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। द कंपटीशन पीरियड फोकसेस ऑन, क्या किस पे काम करेगा?
बी और डी, इसमें ये तो काम करेगा नहीं ए पे, और इस पे भी काम नहीं करेगा, तो क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर बताएंगे आप? कॉम्पिटिंग इन इवेंट्स या टेपरिंग फॉर कंपटीशन? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी और एक नया जानकारी और नई चीज़ें आपको जरूर मिली होंगी। ठीक है, इसी तरीके से आप जुड़े रहिए और आपको हर एक टॉपिक का मैं एमसीक्यूज प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, बस एक बार ध्यान दीजिएगा कि पिछली तरह की जो मैंने बैच चलाया था, उस बैच के लोगों ने जो थ्योरी के नोट्स थे वो क्या किया था, उस थ्योरी के नोट्स को उन्होंने पब्लिकली कर दिया, जिसकी वजह से मुझे ब्रह्मास्त्र 2.0 ब्रह्मास्त्र बुक निकालनी पड़ेगी। ठीक है, वो ब्रह्मास्त्र बुक निकालने की कोई पूरी कहानी है कि मतलब कि बाहर के लोग भी, दिल्ली साइड के भी लोग पढ़ रहे थे, तो उधर के किसी बच्चे ने क्या किया कि मुझसे वो मतलब पहले तो पीडीएफ मांग रहे, तो मैं नहीं दे रहा यूनिवर्सिटी करने के लिए पीडीएफ दीजिए, ये है वो है, तो मैंने पीडीएफ वहाँ प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, मैं लास्ट में पीरियड दे दिया, अब उन्होंने क्या किया कि उस पीडीएफ को पूरी तरीके से हर ग्रुप में हर जगह उन्होंने चलाया। कई लोग उसी पीडीएफ के थ्रू, जो बच्चे मुझ तक नहीं पहुँच पाए थे, उन बच्चों को उन्होंने कोचिंग भी दे दिया, पैसे लेकर उनको नोट भी बांट दिए मेरे वाले। ठीक है, तो ये बात मुझे पता चली बाद में, तो ये समझिएगा ये भी जो मैं आपको दे रहा हूँ पीडीएफ देना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, आप करेंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे, मेरा कुछ नहीं। देखिए उसी बहाने लोगों ने क्या किया कि वो निकाल दिया, जिसने भी किया अच्छा किया, तो मुझे ब्रह्मास्त्र निकालना पड़ा। अब ब्रह्मास्त्र से मुझे और भी लोग जानने लगे कि हाँ सर की बुक है और सर ऐसा है, बढ़िया ऐसा बुक है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप अगर गलती करेंगे तो आपके पास मेरे पास भी बहुत सारा है, आप ऐसा करेंगे तो मैं भी बुक के फॉर्म में निकाल कर सबको बांट दूंगा, लीजिए फिर, मुझे क्या है। तो मैं अभी आपके लिए बना रहा हूँ, और आप अगर गलती करेंगे तो सबको मिलेगा, फिर ये आप समझिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच। अच्छा कल बताइए कल का क्या क्लास आगे तो होली का है, आज डिस्कस कर लीजिए, बाद में दिक्कत ना हो आप लोगों को, सर ने क्लास ऑफ कर दिया अपने मन से, ये है वो है। सर 2 दिन